हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल सी वीडियो पार्ट 2 के क्वेश्चंस को। मैंने ऑलरेडी 1 to 25 तक के क्वेश्चंस को पार्ट 1 में सॉल्व किया है काफ़ी इजी तरीके से। आप उसको देखिएगा, आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में 76 to 150 तक के क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड, तो आइए सॉल्व करते वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका वो है क्या कि यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, ओके, और दूसरा लेटर 10वें लेटर के साथ बदलता है और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन इजी सा है। देखिए, टर्बुलेंस है। अब टर्बुलेंस को जब उल्टा लिखोगे आप, देखो कहीं ना कहीं आप इसको क्या लिखोगे, कैसे, ECNALYUBRU और टी। ओके, तो वो जस्ट इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा आपका। और इसमें बोला है क्या, बदलता है दूसरा लेटर 10वें लेटर के साथ बदलता है। ठीक है, दूसरा लेटर ये हो गया, उसको चेंज करोगे 10वें लेटर के साथ बदलता है। ठीक है, और इत्यादि, तो नवनिर्मित लेटर में बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो बी के बाद ये कौन सा लेटर आ रहा है आपका, आर आ रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज योर आर। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। यदि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी शब्दों को स्थिरांक पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में से चौथे की दाईं ओर दूसरा होगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बन के आ रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड, देखो विक्ट्री प्लान है और इसको पहले किस में बोल रहा है, इसको पहले आपका बोल रहा है कि इसको अरेंज करिए, कंसोनेंट आर फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एंड देन वोवेल। तो कंसोनेंट में करोगे तो देखो पहले आएगा क्या, सी, फिर आएगा एल, फिर आपका एन, पी, आर, टी, वी, फिर हो गया लास्ट हो जाएगा वाई, और उसके बाद देखोगे आएगा ए, आई, ओ, फिर उसके बाद आपका बन जाएगा पी। ओके, अच्छा पी तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, तो देखो पी नहीं रहेगा आपका, बस यहाँ ओ तक ही रहेगा। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। इस पे कह रहा है कि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी स्थिरांक बोलो, पहले लिखना है आपको क्या, कंसोनेंट को, फिर आपको लिखना है आगे जा करके वॉबेल्स को। देखो सी होता है 3, अब इसमें हमने देखा तो हमको लगा क्या कि सी का प्लेस है 3, एल का प्लेस है 12, एन का प्लेस है 14, पी का प्लेस है 16, आर का प्लेस है 18, टी का प्लेस है 20, वी का प्लेस है 22, वाई का प्लेस है 25, ए होता है 1, आई होता है 9 और ओ होता है 15। ओके फ्रेंड, तो व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा बाएं से चौथे के दाएं दूसरा होगा, तो बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा आपका क्या बनेगा, तो बनेगा आपका पी, और पी के बाद क्या है दूसरा, यानी टी हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज योर टी। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में निम्नलिखित प्रतीक घड़ी में समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो परसेंट का मतलब है या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई पर है। ओके, प्लस का मतलब है घंटे की सुई या मिनट की सुई, सुई 5 पर है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 3 पर है। ओके, और देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा या तो घंटे की सुई या मिनट की सुई 4 पर है, फिर लेस देन का मतलब हो जाएगा तो घंटे की सुई या मिनट की सुई ये है, फिर आपका लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि घंटे की सुई या मिनट की सुई 8 पर है। ओके, तो ध्यान दें, यदि दो प्रतीक दिए जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहला प्रतीक घंटे की सुई माना जाता है और दूसरे को मिनट की सुई माना जाता है। देखो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, अब पढ़ने के बाद जब इसको अज्यूम करोगे, देखो यहाँ लिखा है, उदाहरण के लिए लिखा है क्या कि लेस देन इक्वल टू जो कप बनाया है तो 4:40 हो गया है, यानी 4:40 है। ओके, और ट्रेन डी जो है आपका, वो है आपका एक समान गति से यात्रा करती है।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो देखो इसको ऊपर से जब नीचे तक पूरा रीडिंग करोगे ना, तो आपको इसमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके। और ये कैसे? क्योंकि ये जो आपका सिंबल बता रहा है वो आपको बता रहा है कि 4:10 की बात कह रहा है। ठीक है, तो 4:10 के केस में देखोगे तो आपका ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक निश्चित कुल भाषा में बेड टाइम टू परचेज को हाई बो एंड वाई जेट के रूप में लिखा जाता है। ओके। और इन्वेस्ट मनी एंड इफर्ट्स को हाई टागे MR के रूप में लिखा जाता है। ओके। और उसके बाद लिखा है परचेज बेड स्टाफ ओनली को YZBO-RD FB के रूप में लिखा जाता है। ओनली एनर्जी एंड मनी को TAFB-MRUX के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए इन्वेस्ट एफर्ट एनर्जी को किस रूप में लिखा जाएगा? तो पहले देखिए हम लोग मैच करते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखो जब इसको मिलाओगे आप तो आपको बैड देखो किससे मिलेगा? बैड मिल रहा है बो से। ओके। और परचेज को देखो किससे मिल रहा है? आपका परचेज मिल रहा है YZ से। ओके। अब देखो इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स की बात हो रही है तो मनी क्या है? मनी मिल रहा है टा से। और एफर्ट MR, तो एफर्ट को चेक करोगे यानी कि एंड है आपका। तो इसमें से हमको क्या क्या चाहिए? इन्वेस्ट इन एफर्ट टू एनर्जी। और एंड किससे मिल रहा है? तो एंड मिलेगा आपका मास से। यानी कि MR ये जो बना हुआ है इससे मिल रहा है। और परचेज बैड स्टफ ओनली किससे मिला हुआ है? तो वो आपका मिला हुआ है परचेज का। तो देखो अपने ऊपर लिखिए ना, परचेज का है YZ। तो ये हो जाएगा आपका YZ। ओके। फिर बैड को लोगे तो बैड देखो किससे मिला हुआ था? बैड भी मिला नहीं, तो बैड देखोगे किससे मिल जाएगा? आपका बो से। और तो ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो सबको 1 बाय 1 देखो। तो एंड का क्या बना है? इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी। ओके। तो इन्वेस्ट के केस में देखिए क्या है? तो इन्वेस्ट के केस में देखोगे तो ही हो जा रहा है। ओके। इन्वेस्ट के केस में देखेंगे कहाँ गया? देखिए ये इधर रहा। तो इन्वेस्ट के केस में देखिए तो क्या बन रहा है? UX। देखो यहाँ है इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट देखोगे तो इसी में मिलेगा आपका क्या? UX। और एनर्जी की बात रह गई तो एनर्जी इफर्ट्स, सॉरी, तो इफर्ट्स के केस में देखोगे तो बनेगा गे। और NG के केस में देखोगे तो बनेगा, इसमें 2 के केस में देखोगे तो NG। तो 2 देखिए यहाँ मैच करिए, ये मिल रहा है ना NG। ओके। इफर्ट है तो इफर्ट के केस में देखो क्या मिल रहा है आपको? ये रहा इफर्ट। अब इफर्ट के लिए देखेंगे तो आपका हो जाएगा गे, GE। ये रहा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड में लॉन्गर को QDMMNK के रूप में लिखा जाता है। उस कोड को टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? ओके। लॉन्गर वर्ड लिखा गया है। लॉन्गर में देखो जिसको ऐसे लिखोगे लॉन्गर LONGER, लॉन्गर हो गया। और लॉन्गर में देखोगे तो ये होता है 12, 15, 14, G7 और E5, R18। ठीक है, को QDFMNK के रूप में लिखा जा रहा है। तो आपका हो गया QDFMNK। तो Q का होता है आपका 17, 4, F6, M13, वे 14, और ये हो जाएगा आपका 11। देखो 12 से एक कम हो गया, 15 से एक कम हो गया, 14 से एक कम हो गया, 7 से एक कम हो गया, 5 से एक कम हो गया, और 18 से एक कम हो गया। ठीक है, यानी क्रॉस करते हुए सब में का कम है। तो इसी तरह आपका क्या बना है? टाइगर। तो टाइगर लिखोगे जब आप, तो टाइगर में देखो क्या है? टाइगर में लिखेंगे जब, तो टाइगर में होता है T20, I9, और G होता है आपका 7, E होता है 5, और R होता है 18। ठीक है, अब इससे एक कम कर दो तो बन जाएगा Q। फिर इससे एक कम कर दो आप, हाँ, तो वो हो जाएगा 4। फिर एक देखो इससे कम करोगे आप
तो आपका हो जाएगा 6, फिर इससे कम करेंगे तो हो जाएगा क्या 8, ओके। फिर एक इससे कम करोगे तो हो जाएगा 19, मतलब कि 6, 8, 19 का मतलब हो गया कि डी, फिर आपका हो जाएगा एफ, फिर हो जाएगा एच, फिर हो जाएगा एस। तो क्यू डी एफ एच एस ये बनेगा आपका। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इन प्रश्नों का उत्तर दें। ओके, तो m प्लस एल का अर्थ है कि एल एम का बेटा है, m मल्टीप्लाइड बाई एल का अर्थ है कि एल एम का पिता है, l डिवाइडेड बाई m का अर्थ है कि एल एम का दामाद है, m माइनस एल का अर्थ है ये एल एम की पत्नी है, l मल्टीप्लाइड बाई इसका है मतलब स्टार m का अर्थ है कि m l का भाई है, और m जो कि l है हैशटैग m का अर्थ है m l की इकलौती बहन है। ओके, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से दो प्रतीक आएंगे यह दिखाने के लिए ई जो है एस की पत्नी है। तो देखो ऐसे फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों लगाने के लिए क्या करना होगा कि आपको बाय ऑप्शन चलना होगा। ओके, तो जब बाय ऑप्शन चलोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें क्लू मिलेगा और वही आपको क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा कि कौन सा आपका करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है। ओके, तो देखो अगर x परसेंट यहाँ लिखा है परसेंट साइन p, तो इसका मतलब क्या बन के आएगा कि p का दामाद जो है x है। ओके, p का मतलब कि जो है कि x जो है p का दामाद है। ठीक है, इसको देखो बनाते चलो, तो p जो है x का दामाद हो गया, मतलब समझ रहे हो, ये ससुर है, ये दामाद है। ठीक, और c माइनस पी, और c माइनस पी का मतलब है कि c जो है p की पत्नी है, c जो है इसकी पत्नी हो गई, यानी ये हस्बैंड हो गया। ठीक, और ये दामाद ही है। ओके, अब देखो क्या है आगे दो क्वेश्चंस में जो कि डाउट में, तो देखो इसमें जब आप रखोगे ना, तो इसमें जब मैं सॉल्व किया हूँ तो इसमें देखो ये करेक्ट आंसर है क्या, प्लस और हैशटैग। मान के लिए यहाँ लिखा है सी और प्लस, तो सी प्लस डी का मतलब क्या हो गया कि सी जो है डी का पुत्र है, यानी कि सी का पुत्र कौन है, डी है, ये सी है और सी का पुत्र हो गया डी। ओके, और ई जो है कि डी की इकलौती बहन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप रखोगे क्या हैज, तो आपको मिलेगा क्या कि डी की इकलौती बहन, डी की इकलौती बहन कौन है, ई है। ओके, और ये दोनों आपस पति पत्नी है और ये उसकी बहन हो गई, और ये देखिए यहाँ पे क्लियर है, तो ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर। तो एक्स की पत्नी यानी कि लिखिए जो कि ई जो है एक्स की पत्नी है, तो इस केस में ही बन पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अन्य प्रश्नों का उत्तर दें। ओके, जब मंदिरा सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया तो मेडिकल पेशे में शामिल होने वाले अपने परिवार के 7वें सदस्य बन जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी टाइम टेकन जैसा लगता है, लेकिन क्या रीडिंग केवल एक बार अच्छे से पढ़िए और उसके बाद इसका क्लू खोजिए। ठीक है, जब क्लू खोज के करोगे तब समझ में आएगा कि क्या कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, वीडियो मतलब कि रीडिंग नहीं कर रहा, बस इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखते देखते इसको पढ़ लो। ओके फ्रेंड, देखिए, और आगे है आपका वीडियो को पॉज भी कर लेना, वीडियो पॉज करके रिलैक्स होकर पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें लिख के क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक है। तो देखो जब पढ़े होगे आप, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि क्या इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखो इसका जब ग्राफ पढ़ोगे इसको, इसका ग्राफ बनेगा क्या, मोनिस, मोनिस जो होगा कि ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मोनिस है और मोनिस की
पत्नी कौन है? विनीता। ओके, और उसके बाद फिर कौन बनेगा? संचित। और संचित की पत्नी बनेगी कौन? नीरजा। ओके, फिर आपका आएगा मंदिरा। ओके, जो कि तन्मय की बहन बनेगी। ओके, क्लियर है? अब देखिए फिर एक बार बनेगा क्या? रुचिका। ओके, रुचिका। तो निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक है? तो जब आप पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कौन मिलेगा? विनीता किससे, क्योंकि यही एक फिजिशियन मिलती है केवल। ठीक है, यही एक आपको फिजिशियन मिलेगी। बाकी अगर आप हमसे बात करेंगे सब चीज़ों को तो देखो ये फिजिशियन रहती है। निर्जा जो होती है वो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिनोट कर दे रहा हूँ। ये आपको क्या मिलेगी? न्यूरोलॉजिस्ट हो जाती है। ठीक है, और तन्मय की बात करोगे तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाता है। ओके, और मंदिरा की जब बात करेंगे तो ये डेंटिस्ट रहती है इसमें, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि स्टेटमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम में 15-20 मिनट का हो जाएगा। आप करिएगा, अगर नहीं आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, रुचिका भी क्या रहती है इसमें? डेंटिस्ट वो बन जाती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। ओके, मोनिस है, मोनिस भी ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाता है। ओके, ओके फ्रेंड, अब देखिए संचित की बात रहेगी तो ये भी ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका करेक्ट आंसर कौन रहेगी? तो उसमें कौन है? विनीता। सॉरी, यहाँ इस पर टिक हो गया है, इस पर आपका ये विनीता है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। ABCDE और FG और H है। ठीक है, CG की बुआ है। C जो है जी की बुआ है, जी की बुआ है, सी जो है जी की बुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है इस तरह का। है क्या है, इसको देखो डायग्राम के बेस पर समझो आप कि जी यहाँ है और जी जो है सी की बुआ है। ई बी का एकमात्र पोता है। ई जो है बी का एकमात्र पोता है। अब बी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ बनाइए और आपका ई है ये। ओके, का एकमात्र पोता है, यानी ये हो गया ये। क्लियर? डी ई की 2 मामा में से एक है डी। ये कहीं जब कोई क्लू नहीं बन रहा है लेकिन इसको समझ के करिए, बुआ मामा तो कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ बनाइए आप डी, और 2 मामाओं की बात हो गई। जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, और जी और डी, जी ये है और जी और डी में एक पुरुष है, पुरुष तो ये हो गया। ठीक है, और बी के पुरुष हैं, बी के बच्चे हैं, और बी के भी ये क्या हो जाएंगे? बच्चे हैं। एफ डी के पिता हैं। डी के पिता कौन है? एफ, यानी कि बी जो है ये पत्नी है और एफ जो है पिता है। ओके, ओके फ्रेंड, देखिए ये ऐसे बना आपका, और ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। और जी जो है एच के पति हैं, यानी एच ये हो गया। ओके, और यहाँ पे आपका बन रहा है ए बच रहा है। ओके, ये आपका पूरा फैमिली डायग्राम बन जाएगा। अब उसमें पूछा क्या है, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी एफ के पोते की पत्नी नाते की पत्नी है। सी जो है एफ के, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द युग में शब्द एक निश्चित संबंध साझा करते हैं
उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द जोड़ी एक ही रिश्ते को साझा करती हैं। यदि चूहा है, कृंतक है, तो व्हेल की अगर बात की जाएगी तो व्हेल स्तन प्राणी है। ओके, दिए गए बयानों पर विचार करें, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्नता में हों, और निर्णय लेने के दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करते हैं। ओके, देखो लिखा है क्या, कुछ चूहे सफ़ेद हैं। कुछ चूहे जो हैं, यानी कि कुछ चूहे जो कि हैं वो हैं सफ़ेद, यानी वाइट हो जाएगा। ओके, कुछ सफ़ेद सूअर हैं। कुछ सफ़ेद जो है कि क्या है, सूअर हैं। ठीक है, सभी सूअर नीले हैं। अब सभी सूअर नीले भी हैं आपके, ठीक है, यानी कि ये सभी सूअर जो हैं वो नीले हैं। कुछ सूअर गधा नहीं है। ठीक है, तो कुछ सूअर जो है कि गधे नहीं हैं। ओके, और फिर लिख रहा है क्या, सभी गधे लंबे हैं, और सभी गधे क्या हैं आपके, लंबे हो जाएंगे, यानी कि टॉल हो गए। तो क्या पूछा है निष्कर्ष के बारे में कि कुछ लंबे सूअर नहीं हैं। हाँ ठीक है, सब में कुछ की बात होती है तो बात सही होती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बाकी कुछ चूहे सूअर हैं, ये सब रॉन्ग है आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है। निम्नलिखित गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। ओके, अब ग्राफ आप देख रहे हो, तो ग्राफ में जितनी वैल्यू पर सबको ऐड करोगे। ओके, ये सबको ऐड करिए, कितना जा रहा है, जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना लगभग जाएगा, 9,000, यानी कि 95,500 के लगभग जा रहा है। ठीक है, अब 95,500 का कितना निकाल दो आप, 20%। तो 95,500 का निकालो 20%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ हो जाएगा 0, 5 10 0, 15 से 11, 16 18 19, यानी कि हो जाएगा 19,100। अब 19,100, क्योंकि देखो यहाँ बोला है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो 20% से भी कम योगदान देता है। ठीक है, अब 19,500 के केस में देखेंगे तो एक आपका आ रहा है क्या, महाराष्ट्र, एक आपका आ रहा है आंध्र प्रदेश, एक आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक आ रहा है गुजरात, और एक आ रहा है MP, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन इजी से ही है, बस क्या है कि थोड़े से घुमा करके आपको दे रहे हैं। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम हॉल में जब बैठ के क्वेश्चन लगाना ना, तो लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ईजी तरीके से होता है, बस उसका क्या, मेथड क्लियर होना चाहिए। ओके दोस्तों, निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 1994 से 2000 तक के 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से CAT परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रतिशत दर्शाता है। ओके, दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अब यदि 1998 में आहर क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी। देखो, तो 1998 की बात हो रही है, तो 1998 में जा रहा है कितना, 80, यानी कि 80%। तो 80% की वैल्यू दे दी है कितना आपको, 21,200। तो 100% पूछ रहा है, तो 21,200 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, और इसे कट करोगे तो 8 दूना 16, 5 बचेगा, 8 पंजे 8 छंग 48, फिर 5, यानी कि 0 0, यानी कि 26,500। ओके फ्रेंड, आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 26,500। बात समझ में आ रही है। देखिए
पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपयों में 3 कंपनियां एक्स वाई और जेड के निर्यात के निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो निम्नलिखित में से कौन से सालों में 3 कंपनियों के द्वारा कुल निर्यात का मूल्य समान था? ओके, तो इसमें क्या करना होगा कि आपको ग्राफ को बनाना पड़ेगा और यहाँ देखोगे क्लियरली कि 1990 जैसे कि लिखा है यहाँ पे 5। अब 1995 का ग्राफ देखो 3 बन रहा है। एक बन रहा है आपका क्या 80 का, फिर एक बन रहा है 60 का, फिर एक बन रहा है आपका 30 का। ठीक है, तो ऐसे ही जब सबका ग्राफ बनाओगे तो आपको देखोगे मिलेगा 1995 और 1996 का ग्राफ क्या होगा, सेम मिलेगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1995 और 1996 यानी डी करेक्ट मिलेगा। ओके, देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि कंपनी हो गई 1993। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में दिया है तो इसका देखो एक है 80 पे है, एक 60 पे, फिर एक 30 पे है। देखो फिर लिखोगे क्या 80 60 30, फिर बनाओगे 1994 का, फिर उस पर देखोगे तो लिखोगे 40 60 और 40 90 60। अब ये सबका सम करोगे आप, तो सम करोगे तो पता चलेगा क्या कि ये 170 जा रहा है। इसको सम करोगे तो पता चलेगा ये 190 जा रहा है। उसी तरह जब इसको सम करोगे तो 220 और एक आपको 220, यानी कि 1995 और 1996 जो है कि आपका सेम मिलेगा। तो वो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कक्षा में रोहन का रैंक क्या है? ओके, तो रोहन का पद, ये देखो क्वेश्चन है पर कक्षा में रोहन का रैंक क्या है। तो रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है। तो रोहन को क्या करेंगे आप 24 पर दे दीजिए। इधर हो गया रोहन और इसको हमने 24 क्या कर दिया, दे दिया, तो ये नंदन के बराबर हो गया। ओके, और रोहन के रैंक से अर्चना का रैंक 38 अधिक है। ठीक है, फिर रोहन को फिर दे दो कितना 38। ठीक है, तो ये अर्चना के बराबर भी हो जाएगा। फिर लिखा है क्या नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। अर्चना का पहले अर्चना में देखिए अर्चना, अब माइनस करिए 10 तो ये नंदन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि केवल कथन 1 2 या 2 नहीं, तो इसमें डी है आपका करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी, इसको पढ़ लीजिए फ्रेंड। ओके, बहुत लेंदी में से बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप इसको ध्यान से पढ़ो। मैं वीडियो थोड़े समय के लिए क्या कर दूंगा, मतलब कि पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको देखने रहना। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो आप समझना इसको। ओके, देखिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब देखो फिर यहाँ से आगे देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, कथन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। ओके, अब वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लेना। देखो अब यही इसमें कथन दिया हुआ था। ठीक है, कथन उसका निष्कर्ष। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे या देखोगे पूरा 1 बाय 1 लगाओगे तो देखो इसमें क्या है कि चारू जो है मंजिल 5 पे रहती है, चारू मंजिल 5 पे रहती है और वो कंपनी बी या ई दोनों में डाउट रहता है। और जब बात करोगे अनीता की तो अनीता को देखोगे कि वो मिलेगी 4 पे, और उसी तरह देखोगे लीना को, फिर आती है टीना,
फिर लीना टीना के बाद आती थी रमा। देखो ये हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 1 पे। ये भी आपका बी और ई कन्फर्म नहीं रहता है, सी हो जाता है कंपनी, इसका कन्फर्म डी है, इसका ए है। ओके, तो इसमें देखोगे कि तीनों सभी कथन 1 2 3 साथ में पर्याप्त। अब सेल्फ करना नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओके, तो इसमें देखिए क्या क्या ध्यान समझिएगा। कंपनी बी का उत्पादन कंपनी की तुलना में अधिक है। किसका अधिक है? तो कंपनी बी का अधिक है ए की तुलना में। और लेकिन कंपनी ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना में अधिक है, यानी सी अधिक है बी की तुलना में, लेकिन डी के जितना नहीं है। ठीक है, कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कंपनी डी का है, यानी डी कहीं ना कहीं ज़्यादा है ई के मुकाबले। बन गया आपका ग्राफ। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों साथ में पर्याप्त हैं। ये कथन आपका क्या है, कभी भी 2 कथन साथ में पर्याप्त नहीं है, या 2 कथन 1 या 2 साथ, या केवल कथन 3 पर अकेला पर्याप्त है, और सभी कथन पर्याप्त हैं। ओके, तो इसमें हम देखोगे कि तीनों के तीनों पर्याप्त हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथन और निम्नलिखित मान्यताओं को पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित। सरकार जो लोग पशुबुलंका और गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को ₹5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया है। ओके, तो सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है, या सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर रही है। तो केवल एक सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिए गए सही कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से इन कथनों का पालन करते हैं। क्या कह रहा है कि कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरी और मेरी कैल्विन बीच कुछ भी नहीं आता है। ये विज्ञापन का एक स्लोगन है। आकर्षक नारी कैची स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं, इसको तो कोई बात ही नहीं कहा है। लोगों को डार्क शेड वाली जीन्स पसंद, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। मिला जुला कर कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, दोनों पालन नहीं करता है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है, नहीं तब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करता है और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। तो केवल देखोगे तर्क 2 और 3 प्रबल है। ओके, इसके अकॉर्डिंग दिए गए प्रश्न को पढ़ने निर्णय लेने की निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए? हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इसे एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा, जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। ओके, नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है, तो केवल 1 और 2 प्रबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही बता रहा है आपको। ओके, दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में प्लेटों को आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों का रखा है। देखो फ्रेंड, एक लगातार बैक टू बैक देखो क्या है आपका
और सर ने रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, इसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, उसका कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। वैसे कह नहीं सकते वो क्वेश्चन कहाँ से कैसा रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसको तो मिलना ही मिलना है, और इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा रखिए। तो ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में प्लेटो के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों को रखा है। आवेदक ने राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदक कम से कम 5 साल से कमाता होना चाहिए। आवेदन पूरी राशि का भुगतान 5 साल की अवधि में करने के लिए तैयार होना चाहिए। आवेदन उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी या सह मालिक आदि पति स्वामी या नहीं होना चाहिए। आवेदक 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ये पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूँ, समझो। फिर ये है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा क्या कि फ्लैट आवंटित मत करो, फ्लैट आवंटित मत करो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा। दी गई आकृति को निम्न विकल्पों में से एक में अमेंडमेंट करके इस विकल्प का चयन करें। तो देखो इसका डायग्राम जो बन रहा है ना, देखो ये इस पर ज़्यादा मैच करेगा, इसमें ओके। क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे डायग्राम है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। दिए गए आंकड़े x में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रतीक पाए जाते हैं। तो एक ही प्रतीक देखोगे आपको ऑप्शन किस में मिलेगा, वो आपको डी में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओके फ्रेंड, डी में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। विकल्प और धर्मा क्लब में दो पासे के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासे में निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो दो बनेगा इसमें। देखो कौन कौन सा, एक 5 और 1 के साथ और इसके साथ, यानी 2 हो जाएगा। ओके, यानी 2 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। देखो यहाँ पर ध्यान समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। वो यहाँ प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर माइनस डिवाइड है, फिर देखो यहाँ प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर माइनस डिवाइड है। तो जैसे देखो ये वाला है आपका, मतलब इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये नहीं रहेगा, 4 है सब कुछ वही, लेकिन यहाँ देखो सिंबल का भी डिफरेंस है ना। यहाँ देखो ये ब्लैंक है, ये फील है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। अब देखिए आगे, सामान्य जानकारी जनरल नॉलेज के बारे में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जरा रुके रहिए, देख लेते एक बार क्या था। इसमें एक ब्लैंक है, ओ देखो यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, यानी सी। ओके, पहले ही सही था, क्योंकि इसमें भी देखो क्या है, ये आपका डार्क है, ये आपका लाइट है। तो इस तरह ये डार्क है तो इसमें ये लाइट होगा। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं जनरल नॉलेज को, चेक करते हैं कितना नॉलेज है या कितना जीएस तैयार है। तो विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? आप सबको पता है कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। ओके, देखिए भारत का पहली वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? ओके, तो ये सबसे पहले आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ओके, निम्नलिखित सरकारों में से किस ने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो सूर्य शक्ति किसान परियोजना का प्रारंभ कौन किया है? गुजरात ने। ओके,
हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने की शुरुआत की गई। 7 सितारा ग्राम पंचायत इंटरनेट योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो 7 नाम से भी है और 7 इसका आंसर भी है। ओके दोस्तों, और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा हो कि नहीं, हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो उस समय लॉन्च किया हुआ था क्या? COP कनेक्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है? तो उस समय था कौन? क्वीन अनानास। नाबार्ड का विशेष रूप क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ट्रैक्टर बाजार के मामले में अपना भारत, प्यारा भारत आता है। ओके, तो 27 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? उस समय किया गया था मुंबई में। बस देखिए और टिक मारिए, आगे बढ़िए। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश था दुनिया का सबसे बड़ा? उस समय में भाई भारत था। ओके, कौन है? भारत, अपना प्यारा भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप सब जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो आपका विजुअल बेसिक है। मैं सबके बारे में विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो सारी वीडियो रहेंगी, उसमें क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स और उसके जो ऑप्शन दिए रहेंगे उस सब पे डिस्कस किया जाएगा। ओके दोस्तों, एक्चुअली ऊपर के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम निकल गया, हाँ। और वैसे कहीं प्रॉब्लम आएंगी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग अटैक सरफेस। ओके, हमला सतह लिखा हुआ है। ओके, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किया जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताया जा सकता है। और चलो बता देता हूँ, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोलॉजी दो चीज़ें होती हैं। तो क्रिप्टोग्राफी जो होता है यह सूचना सुरक्षा के पहलुओं जैसे गोपनीयता हो गया, डेटा अखंडता हो गया, संदेश हो गया, इन सब के लिए अध्ययन किया जाता है किसमें? क्रिप्टोग्राफी में। लेकिन क्रिप्टोलॉजी जो होता है यह गणित का पार्ट है, जैसे संख्या, सिद्धांत, सूत्रों और एल्गोरिदम का जो उपयोग किया जाता है वो क्रिप्टोलॉजी में किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आपका इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्रिप्टोग्राफी है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो 68.7। फटाफट, रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो आप सबको पता होगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड पूरे सुंदरकांड का, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है आपका, ठीक है। और वैसे कांड के बारे में बात करेंगे तो 7 अध्याय कांड होते हैं रामचरितमानस में। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। और जिसमें सबसे छोटा कांड अगर कोई होता है तो आपका होता है किष्किंधा कांड। ओके, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? भाई पहला है, अपना यूपी पहला है। ओके, उत्तर प्रदेश के जिले में की छोचा दरगाह शरीफ स्थित है। ये छोचा दरगाह देखेंगे अम्बेडकर नगर। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो वो बजाते थे वायलिन। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? उस समय की बात हो रही है 2019 के लिए, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो सोहर हमारे यहाँ तब गाया जाता है जब कोई बच्चे का क्या होता है, जन्म। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली बरसाना, ठीक है। लठ मारना यानी बरसेगा खुद ही, जब लठ पड़ेगा यानी बरसना, ओके। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन। पढ़ते फटाफट दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आपका कहाँ है? आगरा में, या तो आपका आगरा में है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक रही थी? तो उसमें थी इलाहाबाद की जनसंख्या, ओके। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली छादनम। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखा था गियासुद्दीन तुगलक, मुगल। आपका मेडवल इंडियन हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। हाँ, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय श्रेणियों से हुई? भाई सबको ही जानता है, वो कौन रहा? हुमायूं, ओके। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, ठीक है, और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो वो किया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगाम का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ओके, तो वो थे उस समय कौन? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार लिया था? हाँ, वो है इलाहाबाद। सब सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड। हाँ, कुछ भी टफ ऐसा नहीं है जिसको कुछ अपना जानते हो ना करना सुने हो। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? आप जानते हो नर्मदा और ताप्ती, जिसमें कि नर्मदा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे ज्यादा कम है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब का है जर्मनी में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका? एशिया। सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड। चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है रावी नदी पर। ग्लेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो वो है कोलंबिया में। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो वो है थोटेसर, ओके, महाराष्ट्र में। और फिर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो वो जानते हैं लगभग लगभग कितना है? वो है आपका 90। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ओके, तो आपका है वो 90। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, ओके, और द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं। और प्रत्येक भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 फर्स्ट पहले के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? वो किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत के संविधान के डैश अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करता है 123 में, 1 2 3 कर देता है इसमें, ओके, क्लियर है? देखिए वैसे अलग अलग अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना कर एक्सप्लेन कर दूंगा,
वीडियो ही लंबी होगी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो 1 दर्जन, यानी कि 12। डैश को विधानसभा का 17 करने की शक्ति होती है, तो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। ओके, और अनुच्छेद 174A के तहत ये काम करता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 174 जो है कि उसी से रिलेटेड है। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रथम मोबाइल अपने एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो तो नोएडा था। 2018 की 80 किरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो 11वां। और देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, और वो है कि आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को 2020 तक विस्तार की मंजूरी दी है। ओके, तो फ्रेंड आज देखिए फाइनली UPSSC वीडियो का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे फाइनली डन हो गया है, जिसमें मैंने आपको सामान्य जानकारी के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, और रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन थे, जो टफ क्वेश्चन थे, उसको इजी वे में बताया है। ठीक है फ्रेंड, और आगे देखिए जो वीडियो रहेगी उसको आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, बिल्कुल ईजी वे में। लगे रहिए, वैकेंसी सारी आ रही है 1 by 1। ओके, तैयारी अच्छे से रखिए, तैयारी करते भी रहिए, और प्लीज़ वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और आओ मिल के प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को केवल देखें या वीडियो को देखें फिर रख दिए। देखिए, समझिए, उसका जवाब दीजिए, फिर उस पर डिबेट किया जाएगा, फिर क्वेश्चंस को आगे देखा जाएगा और उसको ईजी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।